हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, भारतीय इतिहास की हमारी क्लास चल रही है और उसमें हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वेद, इनके वीडियो बनाए और उनके बारे में विस्तार से हमने चर्चा भी की है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और पहले जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे विस्तार से बोर्ड पे सब कुछ लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वैदिक सभ्यता। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का जन्म हुआ है वह वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का जो विकास हुआ है ना, तो सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता, और इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखें तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। दोस्तों, मैक्स मुलर नाम का जो ये विद्वान है, इन्होंने जो आर्यों का मूल निवास है वो क्या माना है? मध्य एशिया माना है। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और अभी मैंने बताया था कि आर्यों द्वारा जो सभ्यता विकसित हुई वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलें। मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया है। दोस्तों, मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का प्रयोग है ना एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या उत्कृष्ट होता है। ठीक है, जो हमारी जो आर्य सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है, इसको हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहली रहेगी हमारी ऋग्वैदिक काल की, और फिर सेकंड नंबर पर रहेगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है ना वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल है ना इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। शेष बचेगा हमारा उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है, यह काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल ऋग्वैदिक काल था। ये इसी में है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में या आर्य सभ्यता। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, पहला है जन का प्रमुख राजन कहलाता था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल था, तब जन का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? राजन कहलाता था दोस्तों। ठीक है, और जन था ना वो कई क्षेत्रों से मिलके बना होता था। ठीक है, जन कई क्षेत्रों से मिलके बना होता था। ठीक है, और उसी जन का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। ठीक है, आगे चले। जन विश्व में, विश्व ग्राम में, ग्राम कुल में विभक्त था। दोस्तों, जो जन था वो विश्व में, विश्व ग्राम में, और ग्राम किस में विभक्त था? कुल में विभक्त था। ठीक है, आगे चले। विश्व का जो प्रमुख था वो विश्वपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, और कुल का प्रमुख क्या कहलाता था? कुलप। जो विश्व का जो प्रमुख था उसे विश्वपति कहते थे, और ग्राम का जो प्रमुख था उसे ग्रामणी, और कुल का जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे? कुलप कहते थे दोस्तों। ठीक है, आगे चले। राजन पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं, सभा और समिति। दोस्तों, इसमें जो वैदिक सभ्यता है इसमें ऋग्वैदिक काल में राजन पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्था थी, एक तो सभा थी और दूसरी क्या थी? समिति। एक सभा और दूसरी समिति थी दोस्तों। ठीक है,
बात करें समिति थी, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। दोस्तों समिति के जो अध्यक्ष थे उसको क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ठीक है, आगे चलें। सभा जो थी उसमें कौन कौन से लोग, इसमें योग्य और वर्ध लोगों की संस्था थी। दोस्तों जो सभा थी ना, वो योग्य और वर्ध लोग थे, उनकी क्या थी? संस्था थी। ये कौन सी? सभा। ठीक है, मतलब वर्तमान में राज्यसभा की तरह, वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा है उसकी तरह पहले क्या थी? सभा थी, जिसमें योग्य और वर्ध लोग ये शामिल थे इसमें। ठीक है, आगे बात करें हम समिति की। समिति में क्या था? समिति में वयस्क लोग भाग लेते थे। सभा में तो योग्य और वो जो वर्धजन थे वो भाग लेते थे, और समिति थी उसमें वयस्क लोग भाग लेते थे। ठीक है, और वर्तमान में किसकी तरह? ये लोकसभा की तरह। ठीक है, तो समिति थी वो राज्यसभा की तरह है, और सॉरी सभा है वो राज्यसभा की तरह है, और समिति थी वो लोकसभा की तरह है दोस्तों। ठीक है, आगे चले। इसमें दशराज्य युद्ध का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, यह युद्ध पुरुषणी, मतलब वर्तमान में इसे रावी नदी बोलते हैं, ये पुराना नाम है पुरुषणी। रावी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच लड़ा गया था। जो दशराज्य युद्ध था वो रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। जन मतलब दोस्तों मैंने अभी बताया था, ये जन का प्रमुख राजन मतलब कई क्षेत्रों को मिला के क्या बनता था? जन बनता था। ठीक है, तो 10 जनों के बीच, 10 जन थे उनके बीच, और जो सुदास थे उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और ये जो 10 जन थे ना, ये किसने तैयार किए थे? विश्वामित्र थे ना हमारे। ठीक है, उन्होंने ये 10 जन इकट्ठे किए, और उन्होंने क्या बोला कि सुदास थे, उनके विरुद्ध आपको युद्ध करना है। और जिसमें जीत भी किसकी हुई दोस्तों? जीत हुई थी सुदास की। ठीक है, तो इसमें विजय रहा था सुदास। कौन से युद्ध में? दशराज्य युद्ध में। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, जो दशराज्य युद्ध है इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस दशराज्य युद्ध का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चले। इस काल में देखिए समाज था ना वो पितृ प्रधान था, तथा परिवार क्या था? संयुक्त था। दोस्तों समाज था वो पितृ प्रधान था, और जो परिवार था वो क्या था? संयुक्त था। और जबकि आपको एक चीज़ और बताऊं कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो समाज था वो क्या था? मातृ सत्तात्मक था। उसमें समाज क्या था? मातृ सत्तात्मक था। और जो परिवार था वो क्या था? एकल था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? परिवार क्या है? संयुक्त है। याद रखने के लिए बता दूं कि जहाँ पे, वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, पितृ प्रधान होगा मतलब जहाँ पे पिता की चलेगी तो वहाँ पे क्या होगा? परिवार क्या होगा? संयुक्त होगा। ठीक है, और मातृ सत्तात्मक होगा तो माता की चल रही है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो परिवार है वो क्या होगा? एकल। बस ये याद रखने के लिए। तो पितृ सत्तात्मक होगा तो संयुक्त परिवार होगा, और मातृ सत्तात्मक होगा तो क्या होगा? एकल परिवार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, जो समाज है, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। समाज कितने वर्णों में था? 4 वर्णों में विभक्त था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा था शूद्र। समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, तो ये ब्राह्मण थे, ये मुख से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी, और जो क्षत्रिय है इनकी भुजाओं से मानी जाती है, और जो वैश्य हैं इनकी जंघाओं से या जांघों से उत्पत्ति मानी जाती है, और जो शूद्र है इनकी उत्पत्ति किन से? पैरों से मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, मतलब वैदिक सभ्यता में और जो ये ऋग्वैदिक काल है इसमें स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही क्या थी? अच्छी थी। सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, मतलब सभी अधिकार प्राप्त थे, केवल संपत्ति का अधिकार नहीं था। और ये देखिए गुप्त काल में प्राप्त। ठीक है, मतलब जो स्त्रियों की दशा थी ना वैदिक सभ्यता में, और उसमें जो काल है ऋग्वैदिक काल,
इसमें जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब इसमें सभी अधिकार थे वो स्त्रियों को प्राप्त थे। बस एक अधिकार प्राप्त नहीं था, वो कौन सा? संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को इस काल में प्राप्त नहीं था। ये जो संपत्ति का अधिकार है ये प्राप्त हुआ था दोस्तों गुप्त काल में, ठीक है। तो गुप्त काल में संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछ ले एग्जाम में कि संपत्ति का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो गुप्त काल में प्राप्त हुआ था। वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल है इसमें प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे चले, दास प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में दास प्रथा क्या थी? प्रचलित थी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा नहीं थी दोस्तों। इस काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और दहेज प्रथा थी, वो प्रचलित नहीं थी, ठीक है। आगे चले, विवाह की आयु 16 वर्ष, बाल विवाह नहीं, ठीक है। मतलब इसमें इस काल में विवाह की जो आयु थी ना वो 16 वर्ष थी। मतलब आप कह सकते हो उस काल में कि 16 साल विवाह की आयु थी, तो मतलब जो विवाह की उम्र थी वो सही थी उस काल में, ठीक है। मतलब बाल विवाह नहीं होते थे, ठीक है। 16 वर्ष थी। आगे चले, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, जैसे लोपामुद्रा, गोसा, सिकता, आपला। स्त्रियां क्या थी? वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, यह अधिकार प्राप्त था, ठीक है। और कई स्त्रियां हुई थी जिन्होंने उस काल में शिक्षा प्राप्त की थी, जो है लोपामुद्रा थी, गोसा थी, सिकता थी और आपला थी। तो ये स्त्रियां थी उस काल में, और भी थी। तो ये स्त्रियां थी उस काल में जिन्होंने क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। मतलब उस काल में आप कह सकते हो कि जो स्त्रियों की जो कंडीशन थी, जो स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी। बस एक संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, जो कि कब प्राप्त हुआ था? गुप्त काल में प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे बात करें, विधवा विवाह, बहुपति प्रथा, नियोग प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। तो इस काल में विधवा विवाह, बहुपति प्रथा और नियोग प्रथा वो क्या थी? प्रचलित थी, ठीक है। आगे चले, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे दोस्तों। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, यानी मतलब शादी नहीं करती थी या अविवाहित रहती थी, उन महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू, अमाजू, ठीक है। आगे चले, पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ था सोमरस और सुरा। तो वैदिक सभ्यता में दो प्रकार के पेय पदार्थ थे, एक तो सोमरस था और एक क्या था? सुरा था। दोस्तों ये सुरा है, ये मादक पदार्थ है, और इस काल में इस सुरा जो मादक पदार्थ है इसकी निंदा भी की गई है, ठीक है। इस काल में सुरा मादक पदार्थ क्या की गई है? निंदा भी की गई है। तो यहाँ पे पेय पदार्थ कौन कौन से हैं? सोमरस और सुरा, ठीक है। आगे देखें, आर्यों का व्यवसाय। जो आर्यों का व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि। मतलब जो आर्यों का व्यवसाय था इस काल में, तो पशुपालन था, ये था मुख्य। इनका मुख्य जो व्यवसाय था ना वो आर्यों का था पशुपालन, ठीक है। और गौण रूप से मतलब कम थी, कृषि क्या थी कि कम करते थे, ठीक है ये लोग। तो मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन, और कुछ थोड़ा बहुत था वो क्या था? कृषि भी था, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ऋग्वैदिक काल, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, कब जाके थोड़ा वो होगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बाकी जो परिवार है वो क्या रहेगा? संयुक्त ही रहेगा, और पितृ प्रधान यहाँ पे रहेगा। थोड़ा कुछ चेंज होगा ऋग्वैदिक काल में कि यहाँ पे जो देवता हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्रिय देवता इंद्र थे, आगे उसमें प्रजापति हो जाएंगे। तो ये थोड़ा चेंज होगा उत्तर वैदिक काल में आगे जाते जाते, ठीक है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आगे चले, महत्वपूर्ण पशु। तो महत्वपूर्ण पशु था वो थी गाय थी दोस्तों, ठीक है। इस काल में महत्वपूर्ण जो पशु थी वो क्या थी? गाय थी। और ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख है दोस्तों? 176 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे चले, गाय को अधन्य न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। गाय को अधन्य, ठीक है, कहा जाता था।
अदन्या का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु, मतलब आप इसका वध नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाय को महत्वपूर्ण पशु माना जाता है, मतलब प्रिय पशु था गाय। गाय के बाद आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। तो फर्स्ट प्रायिकता ये देते थे गाय को, उसके बाद में क्या था इनका प्रिय पशु घोड़ा था, ठीक है दोस्तों। अलग अलग बुकों में अलग अलग है, इनका प्रिय पशु घोड़ा ही माना है, लेकिन प्रिय पशु था इनका गाय, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड जो प्रायिकता थी वो थी घोड़े की, ठीक है। तो सेकंड जो प्रिय पशु था इनका वो क्या था, घोड़ा, ठीक है। आगे चले, इसके अलावा बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि उल्लेख है। तो इस काल में इसके अलावा बैल का भी है, भैंस का भी है, भेड़ का भी है, बकरी का भी है, ऊंट का भी है, इन सभी का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलें, आर्यों के देवता। तो आर्यों के देवता फर्स्ट इंद्र, अग्नि और वरुण। तो आर्यों के जो प्रिय देवता थे दोस्तों वो थे इंद्र जी, ठीक है। इंद्र भगवान प्रिय देवता थे आर्यों के, किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। और सेकंड जो प्रायिकता थी प्रिय देवता थे वो थे अग्नि, और थर्ड थे वरुण, ठीक है। लेकिन इस काल में जो प्रिय देवता थे वो वरुण थे। आगे चलते चलते जो उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें इनके प्रिय देवता इंद्र की जगह क्या हो जाएंगे, प्रजापति प्रिय देवता बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, खोजी गई धातु। तो खोजी गई धातु थी दोस्तों लोहा, जिसे क्या बोलते थे, श्याम ऐस, ठीक है, श्याम ऐस। और तांबे को क्या बोलते थे, लोहित ऐस, ठीक है। तो खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे श्याम ऐस बोलते थे, और तांबे को बोलते थे लोहित ऐस, ठीक है। आगे चले, सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी सरस्वती, ठीक है। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण या वैदिक सभ्यता में या आर्य सभ्यता में सबसे जो महत्वपूर्ण जो नदी थी और पवित्र नदी थी वो क्या थी, वो कौन सी थी, सरस्वती नदी थी, ठीक है दोस्तों। आगे चले, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला पणी कहलाता था। जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जो व्यक्ति जाता था उसे क्या बोलते थे, पणी कहते थे, ठीक है, पणी। आगे चले, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैक नोट या सूदखोर कहते थे। जो ऋण देकर ब्याज लेता था उसे क्या बोलते थे दोस्तों इस काल में, वैक नोट या सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। तो ये हमने बात की इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, और जो वैदिक सभ्यता है इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हमने विस्तार से जाना, और यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वैदिक सभ्यता के या आर्य सभ्यता के, उसको मैंने यहाँ पे विस्तार से नोट डाउन किया है, और सब कुछ इसमें आ गया है, इसके अलावा कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। और बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल की, जो कुछ चेंज हुआ है ना वैदिक सभ्यता में इस ऋग्वैदिक काल से चलते चलते उत्तर वैदिक काल में, उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा अगले वीडियो में होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।